हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आज का एक और टॉपिक दोस्तों बेहतरीन सेशन होने जा रहा है, जिसमें आज हम एक और नए कंसेप्ट की बात करेंगे और इतना धांसू कंसेप्ट होने वाला है आज का विचारधाराओं पर। तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन विचारधाराओं का किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और यूं कहें कि विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवहार को या कहें कि अपनी छवि को साफ सुथरी बताने के लिए किस किस प्रकार की विचारधाराओं का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन सारी बातों पर पूरे विस्तार से इसमें चर्चा करने वाले हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों, और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि जब भी आप इस सेशन को कभी किसी पुस्तक से पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, दुनिया किसी भी किताब को लेकर आ जाइए, आप इस टॉपिक को आसानी से समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि इस सेशन के बाद में चाहे आप किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, चाहे आप किताब की भी आवश्यकता नहीं, अगर आप गूगल से भी डेटा को पढ़ेंगे तो भी आपका ये पूरा टोटल जितना भी पूरा टॉपिक है समग्र रूप से, पूरे व्यवहारिक रूप से बहुत ही आसानी के साथ समझ में आने लगेगा। रीजन क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम यहां पर चर्चा करेंगे, जिस प्रकार की विचारधाराएं हो सकती है, किस प्रकार से उन विचारधाराओं का राष्ट्र जो है अपनी विदेश नीति के रूप में या सामान्य व्यवहार के रूप में किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, वो सारी बातें दोस्तों आज के सेशन में हम पूरे तार्किक रूप से करने वाले हैं। और उन तर्कों को हम ऐसा व्यवहारिक बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि इसको समझना एकदम आसान हो जाएगा। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, इतना आसान करने का प्रयास करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं सेशन में, शुरू करते हैं अपने सेशन को डायरेक्टली। दोस्तों, डायरेक्टली बता ही चुका हूं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विचारधाराओं की भूमिका, इसे हम कंटिन्यू करने वाले। अच्छा, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो निश्चिंत होकर के भेटिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति वाला ये सब्जेक्ट हम पूरी तरह से क्लियर करने वाले, जिस तरह से हमने आपके लिए लोक प्रशासन बीए थर्ड ईयर में लोक प्रशासन को कंप्लीट किया है ना, यूट्यूब पर ही, और भारत की विदेश नीति को भी हमने यूट्यूब पर ही क्लियर और कंप्लीट किया है। उसी प्रकार से थर्ड जो पेपर है आपका अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इसे भी हम उसी प्रकार से कंप्लीट करने वाले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, है ना, आप निश्चिंत हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी एमए के स्टूडेंट के सिलेबस में या बीकॉम वाले स्टूडेंट के, बीएससी वाले के, बीकॉम वाले, बीएससी वाले, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीबीए या किसी अन्य के अंतर्गत भी अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र भी अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो निश्चिंत होकर के देखिए दोस्तों, जो ये टॉपिक है विचारधाराओं की भूमिका वाला, ये सभी को कवर करते हुए सेशन लिया गया है। बीए थर्ड ईयर ही नहीं, बाकी जिसके भी सिलेबस में ये टॉपिक पढ़ने को मिल रहा है वो सभी इस सीरीज के माध्यम से अपनी अंतरराष्ट्रीय वाला टोटल जो सब्जेक्ट है आपका वो कवर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, शुरुआत करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेशन में। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका था, है ना, और अब भी बता रहा हूं। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, सेकंड यूनिट में ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड यूनिट में 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ये किसके लिए? जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट है वो जान ले, और जिनका जो प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट है या अन्य किसी ईयर वाले स्टूडेंट है या अन्य किसी भी विषय वाले स्टूडेंट है, वो भी इसको जान ले दोस्तों कि हम जो है इस वाली सीरीज में सेकेंड यूनिट की इसमें 3 विशेष करके 3 सेशन होंगे। तीनों सेशन में हम 3 इन टॉपिकों पर बात करने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विचारधाराओं को आज कवर करेंगे, राष्ट्रीय हित को कल सेशन में होगा, शीत युद्ध परसों वाले सेशन में। इस प्रकार से 3 दिन में ये यूनिट कंप्लीट और पूरे व्यवहारिक रूप से। इससे ज्यादा आसान चलिए छोड़िए, आप जब सेशन कंप्लीट होगा ना उसके बाद आप खुद तुलना कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम इस सेशन को कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो शुरुआत हो चुकी है अपने सेशन की, और शुरुआत में दोस्तों जैसा कि हम प्रत्येक सेशन में आप लोगों को बताते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग के महत्व के आधार पर, कि आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है एक इंडेक्स, एक सारांश देना चाहिए अपने उत्तर का, कि आप पूरे उत्तर के लिए आप क्या क्या लिखने वाले हो, ये प्रारंभ में लिखना चाहिए आप लोगों को। कुछ पॉइंट वाइज जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसे क्लिक हो जाएगा कि आप जो है आपने पूरे आंसर में क्या क्या लिखा है ना। तो जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, भाई मेरा सेशन है, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो मेरा प्रारंभ में बताना एक दायित्व बनता है कि हम आज के पूरे सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं, किस किस बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम विचारधाराओं की भूमिका को देखेंगे, मतलब कि व्याख्या के रूप में इसकी व्याख्या करेंगे।
दूसरे में सेकंड हम बात करेंगे विचारधाराओं के अर्थ की, इसमें अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। थर्ड टॉपिक होगा हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विचारधाराओं की भूमिका का, जैसा कि हमारा आज का सेशन जिस पर पूरा टिका हुआ है, जिस पर आधारित है। लास्ट में निष्कर्ष पर बात करेंगे, कंक्लूजन में बात करेंगे कि किस किस प्रकार से, मतलब ये जो विचारधाराओं की बात हो रही है किस किस आधार पर सटीक है, सही है, कहां गलत है, किस प्रकार से राष्ट्रों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक पॉइंट को दोस्तों पूरे बारीकी से, पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का हम यहां प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले टॉपिक को देखिए दोस्तों। आज का टॉपिक जो है, आज थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेट हूं मैं, है ना। आज का टॉपिक जो है ना, ये थोड़ा सा हटके है। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके है। इसलिए शुरुआत में परेशान मत हो जाइएगा, है ना। सेशन के एंड होते होते आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा आपके मस्तिष्क में स्टोर कर दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। बस शांति से एकाग्र होकर के पहले सेशन को देखते रहिए, पूरी तरह निश्चिंत होकर के। पूरा सेशन 100% समझ आने वाला है। क्लियर है? चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं हम कार्ल मैनहेम की परिभाषा के साथ में। कार्ल मैनहेम की परिभाषा के साथ में, और चूंकि दोस्तों कार्ल मैनहेम जो है अंतरराष्ट्रीय विचारधाराओं वाले इस पूरे मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, प्रचलित है ना। तो इनकी भाषा जो है, इनकी जो ये परिभाषा है, ये दोस्तों लोकप्रिय भी रही है। किसके लिए? जो भी राजनीतिज्ञ रहे हैं, जिन्होंने भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का चिंतन किया है, उनकी दृष्टि में कार्ल मैनहेम की परिभाषा बहुत ज्यादा प्रचलित रही है। इसीलिए इस परिभाषा का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है। आइए, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय भूमिका में, अंतरराष्ट्रीय जगत में विचारधाराओं की भूमिका किस प्रकार से बताई है, इस परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, मेरे साथ में इसको एक बार पढ़िए, पढ़ते चलिए। थोड़ी सावधानी रखिएगा, इस सेशन में सतर्कता रखिएगा, है ना। अन्यथा ये सेशन में जो टर्म होगी, मेन टर्म होगी, जो आपको पूरे टॉपिक को समझने में मदद करेगी, वो टर्म अगर फिसल गई ना, तो पूरा टॉपिक दोस्तों सर के ऊपर से जाने वाला है। मैं इस प्रारंभ में बता दूं, है ना। बहुत टफ पड़ता है ये टॉपिक, बहुत टफ पड़ता है, समझाने वाले के लिए भी और समझने वाले के लिए भी। लेकिन मैंने आप लोगों से गारंटी ली है कि पूरा का पूरा टॉपिक आपके मस्तिष्क में स्टोर करने वाला हूं। तो उसके लिए बस एक ही शर्त है कि पूरे एकाग्र होकर के सेशन को एंड तक जरूर देखते रहना। बीच में पानी पीने की भी परमिशन नहीं है, याद रखिएगा। बीच में सेशन को रोककर पानी पीने की भी परमिशन नहीं है। अगर सेशन को अटेंड करते हुए किसी का कॉल आ जाए या मैसेज आए ना, तो उसको अटेंड करने की ना कोशिश भी मत करना, ठीक है ना, अगर टॉपिक को समझना है तो। और अगर आपकी प्रवृत्ति है बीच बीच में टॉपिक को छोड़ के जाने की, या बार बार स्किप कर करके आगे बढ़ा के देखने की, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जाइए इस प्लेटफॉर्म से किसी अन्य प्लेटफॉर्म की तलाश कर लीजिए, वहां पर आप इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां कोई इस प्रकार की सुविधा नहीं है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते। कार्ल मैनहेम ने कहा है कि विचारधारा राष्ट्रों की उन विशेष विचारधाराओं को संदर्भित करती, ध्यान से सुनिएगा, जो विचारधारा मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ विचार है ना। पहले तो मैं आपको अच्छे से स्पष्ट कर दूं, जो बार बार हम विचारधाराएं बोल रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि विचार है। जैसे हमारे अपने विचार होते हैं, उसी तरह से प्रत्येक राष्ट्र के भी तो अपने विचार होते हैं, है ना। भाई राष्ट्र जो है, कोई भी देश किस प्रकार के कार्य कर रहा है आंतरिक देश के अंदर, तो हम उन देश के अंदर किए जाने वाले कार्यों की और देश के अंदर किए जाने वाले व्यवहारों की बात हम नहीं करने वाले। हम बात कर रहे हैं एक देश के द्वारा अन्य देश के साथ में किस तरह का व्यवहार करेगा वो, और वो जो व्यवहार करेगा वो व्यवहार जो है उसके विचारों पर आधारित होगा। तो उसी विचार के बारे में हम यहां बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। तो वही विचार ही दोस्तों विचारधारा कहला रही है ना। तो विचारधारा क्लियर है। राष्ट्रों के विचारों का एक समूह क्या बन जाएगा? विचारधारा बन जाएगी, है ना। तो अब समझिए इसको, विचारधारा जो है राष्ट्रों की उन विशेष विचारधाराओं को संदर्भित करती है जो अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती। क्या कहा मैंने हमने कि ये जो विचारधाराएं हैं राष्ट्रों की उन विचारधाराओं को संदर्भित करती है या दिखाने का प्रयास करती है जो राष्ट्र, जो देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए
कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार की विचारधारा का उपयोग करता है उसी को यहां पर विचारधारा कहा जा रहा है, या जिस प्रकार के विचारों का उपयोग करता है उसी को यहां विचारधारा कहा जा रहा है। ठीक है ना। और यह विचारधारा सरल, कानूनी, नैतिक या जैविक सिद्धांतों में, प्राकृतिक संघर्षों में, सभी रूप में ये मौजूद होती है। सरल शब्दों में समझिए इसको, इन्होंने जो कहने का प्रयास किया वो ये कहा है कि चाहे इस दुनिया का कोई भी देश हो, जब कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों को या अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार के विचार अन्य देशों के लिए रखता है, उन्हीं विचारों को ही यहां पर विचारधारा कहा गया है। और इसी विचारधारा का उपयोग वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करता है। साथ ही साथ में इन विचारों का प्रभाव सरल रूप में, कानूनी रूप में, नैतिक रूप में, अर्थात कि प्रत्येक रूप में उस देश के व्यवहार पर पड़ता है। यही बात समझने का प्रयास किया है इस परिभाषा के माध्यम से कार्ल मैनहेम ने। आई होप यहां तक का क्लियर हो, ये जो परिभाषा दी गई है ये क्लियर होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है दोस्तों, एक मिनट, ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये परिभाषा में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। परिभाषा का सिर्फ अर्थ समझ लीजिए तो क्या होगा, परिभाषा याद रखने में आसान हो जाएगा, है ना। मैं सिर्फ पूरे सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ परिभाषाओं पर फोकस करना, मतलब याद करने के लिए, बाकी आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद होगा। मैं याद करवाऊंगा आप लोगों को, ये मेरी जवाबदारी है कि ये डाटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये डाटा मैं आपको याद करवाऊं और याद हो जाए। सेशन के जैसे जैसे एंड होगा तब तक आपको ये सारा डाटा याद हो चुका होगा, आप पूरे व्यवहारिक रूप से समझ चुके होंगे। चलिए, तो यहां पर यह कहा गया है दोस्तों कि विचारधारा जो है राष्ट्रों के उद्देश्यों के चुनाव के साथ साथ इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों को भी प्रभावित करती है। क्या कहा है कि किसी भी देश के जो विचार होते हैं, या जो किसी भी राष्ट्र की जो विचारधारा होती है, यह विचारधारा प्रत्येक राष्ट्र के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करती है। और कौन से प्रत्येक पहलू को? जो पहलू अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहे या अंतरराष्ट्रीय जगत के या अन्य देशों के साथ संबंधों से संबंधित होंगे, वो प्रत्येक पहलू उस राष्ट्र के विचारों से प्रभावित होगा। ठीक है ना। इन सब के अलावा अगर हम कहें कि प्रत्येक राष्ट्र के जो उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो साधन होते हैं, उन साधनों को भी प्रभावित करते हैं ये विचार। अब समझिए कितनी गहराई से बोल रहा है ये, कि जो विचारधारा होती है वो राष्ट्रों के उद्देश्यों को तो प्रभावित करती है ना, कि किस प्रकार कौन सा उद्देश्य हमें लेना चाहिए, उद्देश्य चुनाव करना। ऐसे समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर मान लेते हैं कोई राष्ट्र ऐसा है दोस्तों जो निरंकुश शासन व्यवस्था संचालित करता है, निरंकुश शासन है उसमें, या सैनिक शासन व्यवस्था है, जनता के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वो किस प्रकार के उद्देश्य रखेगा? किस प्रकार के उद्देश्य होंगे उसके? विश्व विजय करना, इस राष्ट्र को भी जीत लेना, उस राष्ट्र को जीत लेना, है ना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, इस प्रकार के उसके विचार होंगे, ऐसे ही उद्देश्य होंगे। तो उन उद्देश्यों का चुनाव भी उसके विचार ही करते हैं। और छोटे लेवल पर लेकर आइए, आप अपने को लेकर सोचिए भाई, हम जो होते दोस्तों, इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं आपसे, अब मेरी अपनी बात कर रहा हूं। जैसे मेरे स्वयं के विचार होंगे, मेरा नेचर भी उसी प्रकार का होगा, है ना। मेरा व्यक्तित्व कैसे डेवलप होगा? मेरे विचारों से डेवलप होगा, है ना। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि जिस राष्ट्र के विचार जैसे होंगे ना, उसका नेचर या कहें कि उसका व्यक्तित्व जो डेवलप होगा ना, वो उसी प्रकार का होगा। समझिए बात को यहां पर। तो इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्र के उद्देश्यों का चुनाव करने में भी विचारधारा का महत्व होता है। साथ ही साथ में जो उद्देश्य का आपने चुनाव किया है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के जो साधन है, उन साधनों को भी ये विचार प्रभावित करेंगे। आई होप पहला पॉइंट आपका ये क्लियर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपने कार्यों और नीतियों को न्यायोचित ठहराने के लिए कई विशेष प्रकार की विचारधाराओं का
इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा वो सामान्य विचारधाराओं का उपयोग भी करते हैं। सेकंड पॉइंट को समझिए जरा बारीकी से और व्यवहारिक रूप से समझिए इसको। ये कुछ इस प्रकार होगा। यहां पर यह कहने का प्रयास किया गया है, यहां पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि चाहे इस दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, समझिए कहानी को, कोई भी इस दुनिया का कोई भी देश होगा, वो देश अपने विचारों को सही ठहराने के लिए, कहानी समझिए, जैसे हम इंडिया का एग्जाम्पल है, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए भारत का एग्जाम्पल नहीं ले पाएंगे, यहां पर हम पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। किसी इसलिए नहीं कि वो है ना हरकतें ऐसी वैसी करता है, सिर्फ इसलिए कि ये एग्जाम्पल उस पर बैठता है, सटीक बैठता है, सिर्फ इसलिए ना, अन्यथा ना ले यार, सिर्फ समझ से चलिए, ठीक है ना। पाकिस्तान की ही बात क्यों कर रहा हूं, वो छोड़िए, वो मैटर नहीं है, जो आप समझ रहे हैं ना वो मैटर नहीं है, बल्कि ये जो एग्जाम्पल है वो वहां से उसके माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसलिए एक पाकिस्तान को लेते हैं, ठीक है ना। अब पाकिस्तान जो भी हरकतें करता है भारत के साथ में, चूंकि अब पड़ोसी है यार, बच्चा है भारत का तो करेगा, है ना, बच्चे तो परेशान करते ही है। तो जो ये परेशान करता है, या कहें कि जो हरकतें करता है इंडिया के लिए, अब ये जो भी हरकतें करता है भारत को तो पता है ना कि इसकी हरकतें किस प्रकार की है, लेकिन जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलते, जैसे कि यूएनओ में, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जब मीटिंग होती है, सभी विश्व के नेताओं की जब मीटिंग होती है, जब वो आपस में बैठते हैं, तो पाकिस्तान क्या करता है वहां पर ये तो नहीं कहेगा ना कि मैंने इंडिया को लेकर के ऐसी हरकत की जिससे इंडिया परेशान हो, मैं ऐसी नीति को लेकर चल रहा हूं, ये तो नहीं बोलेगा, बल्कि वो उसकी गलत हरकत को सही दिखाने का प्रयास करेगा। कैसे दिखाएगा, कोई फोटो खींच के ले जाएगा या वीडियो बना के ले जाएगा, नहीं यार, वो अपने विचारों के माध्यम से अपनी नीति बनाएगा, है ना, और बताएगा कि साहब देखिए जो मेरी ये नीति है, जो मेरे कार्य हैं, वो सही है, गलत नहीं है। कैसे बताएगा, अपनी विचारधारा के माध्यम से। क्लियर है ना। तो यहां पर इस सेकंड पॉइंट में यही कहने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपने कार्यों और अपनी नीति को सही ठहराने का प्रयत्न करता है, और इस सही ठहराने के प्रयत्न में वो विशेष विचारधाराओं का प्रयोग भी करता है और सामान्य विचारधाराओं का प्रयोग भी करता है। अब यहां पर आपके सामने दो पॉइंट आ गए हैं, दो टर्म आ चुकी है, विशेष विचारधारा और सामान्य विचारधारा, है ना। इस पर फोकस कीजिएगा, विशेष विचारधारा अलग है, सामान्य विचारधारा अलग है। इसका मतलब क्या है समझाने वाला हूं आगे, शांति बनाए रखें। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के व्यवहार के अध्ययन के लिए विचारधारा की भूमिका के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर के अगर किसी राष्ट्र के बारे में हमको समझना है, उसके व्यवहार के बारे में हमें समझना है, उसकी विदेश नीति के बारे में हमें समझना है, तो हमें उन विचारधाराओं का अध्ययन करना ही होगा। विचारधाराओं का अध्ययन अति आवश्यक है। आई होप ये स्लाइड अब क्लियर होगी आपको, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, व्याख्या वाला सेशन हमारा कंप्लीट है ना। अर्थ पर आप आगे आते हैं दोस्तों, अर्थ को समझते हैं। यहां पर अर्थ के अंतर्गत सिंपल सा अर्थ है, कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। देखिए क्या कहा गया है कि विचारधारा का अर्थ समझना है। विचारधारा क्या है, विचारों का एक समूह है, दैट्स ऑल, यही अर्थ है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतना सा आप समझ लीजिए, याद नहीं करना है, समझ लीजिए विचारधारा क्या है, विचारों का समूह। एक विचार होता तो विचार ही बोलते ना उसको, है ना। तो विभिन्न विचारों का समूह, एक देश के विचारों का समूह क्या कहलाएगा, विचारधारा कहलाएगी। इसके अलावा विचारधारा के भी दो रूप होते हैं, जस्ट अभी बताया था मैंने आप लोगों को, विशेष विचारधारा और सामान्य विचारधारा, है ना। तो सामान्य विचार भी बहुत सारे होते हैं और विशेष विचार भी बहुत सारे होते हैं। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, तो इसको नया नाम दे दिया विचारधारा, और इसीलिए तो कह दिया कि यार विचारधारा क्या है, विचारों का एक समूह है, दैट्स ऑल, बस, है ना। तो विचारधारा जो है विचारों का एक समूह है जो वास्तविकता के कुछ या सभी पहलुओं की व्याख्या करता है। जो वास्तविकता है, किसी भी राष्ट्र, कोई राष्ट्र जब अपनी विचारधाराएं व्यक्त करता है तो उन विचारधाराओं का अध्ययन करके हम उस राष्ट्र की वास्तविकता को जान सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि विचारधारा किसी राष्ट्र के कुछ या सभी पहलुओं की वास्तविक रूप से व्याख्या करता है। ये दोनों विचारधाराएं कौन कौन सी, सामान्य और विशिष्ट, दोनों विचारधाराएं लक्ष्यों और साधनों को निर्धारित करने के साथ ही साथ में किसी भी राष्ट्र के लक्ष्य को निर्धारित करने के साथ साधनों को भी निर्धारित करती है। और इन दोनों के अलावा
उन लक्ष्यों के मूल्यों को, उन लक्ष्य या उद्देश्यों के मूल्यों को और साधनों की प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करती है। थोड़ा सा जो है इसमें डीप चला गया है, समझने का प्रयास करना। ये दोनों विचारधाराएं क्या करती है दोस्तों, लक्ष्य और साधन। लक्ष्य किसी राष्ट्र के लक्ष्य मतलब उद्देश्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है उन साधनों को, तो लक्ष्य और साधन दोनों को निर्धारित करते हैं कौन, विचारधारा। इसके अलावा लक्ष्य कैसे होंगे या लक्ष्य का मूल्य क्या है यह भी निर्धारित करता है ये विचारधारा। इसके अलावा साधनों, कौन से साधन का इस्तेमाल करना चाहिए यह भी कौन बताता है, यह भी विचारधारा ही बताती है। तो इसलिए कहा गया है कि विचारधारा विचारों का एक ऐसा समूह है जो किसी भी राष्ट्र की वास्तविकता के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। इसीलिए ये दोनों विचारधाराएं लक्ष्य और साधनों को प्रभावित करने के साथ ही साथ में लक्ष्यों के मूल्यों और साधनों की प्राथमिकता की भी बात करता है। दैट्स ऑल, यही अर्थ है। चल रहा है ठीक ठाक ना, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? अगर कोई डाउट अब भी आ रहा हो दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आ रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यस लिख दीजिए, पर्याप्त है मेरे लिए, है ना। नो सब्सक्राइब, नो लाइक, नो शेयर, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए मुझे, कमेंट में यस लिख दीजिए, समझ आ रहा है तो। क्लियर है ना? बाकी सब आपके ऊपर है, आपको करना करिए, मत कीजिए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरा कार्य है पढ़ाना, आप पढ़ रहे हैं ना, पर्याप्त है, ठीक है ना। बस आप ये जरूर बता दीजिए कि हाँ सर समझ आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको ज्यादा कुछ लंबा नहीं लिखना है ना। पढ़ते पढ़ते बस जितनी देर मैंने आप लोगों से ये बात की है ना, ये चर्चा की है ना, इतनी देर में बस आप खाली कमेंट बॉक्स को खोलिए, लाइव चैट को खोलिए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट को खोलिए और यस लिखिए, और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं, लाइव के बाद देख रहे हैं सेशन को, तो कमेंट में यस लिख दीजिए, पर्याप्त है ना। बस मेरी मेहनत का इतना ही चाहिए मुझे, जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं ना, बस इतना ही चाहिए। बस आप लोग बताते रहिए कि हाँ सर सही दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, बस मदमस्त होकर के आपके लिए चलते रहेंगे इसी प्रकार से। चलिए अब दोस्तों इसी के अंतर्गत अब हमें कुछ परिभाषाएं देख लेनी चाहिए, कुछ परिभाषाएं, विद्वानों की कुछ परिभाषाएं देख लेनी चाहिए। वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ परिभाषाओं पर यहां बात कर लेते हैं। दो परिभाषाओं पर यह चर्चा करेंगे, पेडलफोर्ड और लिंकन, और इसी के साथ में रिचर्ड डब्ल्यू स्टर्लिंग की, है ना। तो इन नामों को कुछ दोस्तों को नाम याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, नामों को याद करने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। देखिए हर एक नाम को, या मैं तो कहूंगा कि हर एक कार्य को इंसान जीवन में पहली बार ही करता है। किसी भी कार्य को ले लीजिए, आपने चलना भी पहली बार ही सीखा था, है ना, गाड़ी चलाना भी पहली बार ही सीखा था, पढ़ना भी कभी पहली बार ही सीखा था। तो इस प्रकार से सारे काम, बहुत सभी काम जो है इंसान को पहली बार करने ही होते हैं। तो ये नाम भी पहली बार पढ़ लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है, आगे तकलीफ नहीं आएगी। बार बार पढ़िए इनको, बार बार अपना, ज्यादा दिक्कत आती है ना, कुछ भी नहीं करना है यार, एक पेपर में नाम लिखिए, इनका चिपका दीजिए अपने दीवार पर, अपने स्टडी टेबल पर लगा लीजिए, दीवार पर चिपका, जहां पर आपका डेली कम से कम 10 बार उस साइड देखना हो, उस दीवार पर चिपका दीजिए उस पेपर को। बार बार जब ये पढ़ने में आएंगे तो ये आपके नाम लिए इजी हो जाएंगे, है ना। तो पेडलफोर्ड और लिंकन ने कहा है कि विचारधारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक समूह है। क्या कहा है, ध्यान से समझिए, बहुत गहराई है इस परिभाषा में। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि विचारधारा जो है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों और लक्ष्यों से संबंधित, जो ये विचारधारा है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो मूल्य है समाज के, उन मूल्यों से और समाज के लक्ष्यों से संबंधित विचारों का एक समूह है। समाज क्यों बोला मैंने, क्योंकि समाज किससे निर्धारित होती है, समाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं किससे निर्धारित होती है, राष्ट्र की विचारधारा से या राष्ट्र के विचारों के समूह से,
है ना। इसीलिए यहां कह रहा हूं मैं कि विचारधारा जो है समाज की प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके मूल्य और समाज के लक्ष्य, उनसे संबंधित विचारों का एक समूह मात्र है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। यह कहा है लिंकन वगैरह ने, ठीक है ना। इसके अलावा रिचर्ड डब्ल्यू स्टर्लिंग ने कहा है कि विचारधारा विचारों का एक समूह है जो अतीत को अर्थ देने, अतीत को मतलब इतिहास को महत्व देने, वर्तमान की व्याख्या करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए तैयार है। विचारों का समूह क्या करेगा? विचारों का समूह सिर्फ विचार दिखाएगा कि भाई इसका अतीत कैसा था, अतीत का भी वर्णन करेगा, वर्तमान का भी वर्णन करेगा और भविष्य का भी वर्णन कर देगा अभी से। यही तो विचारधारा होती है प्रत्येक राष्ट्र की, है ना। तो इस प्रकार दोस्तों ये दो विचारधारा जो है, ये जो दो डेफिनेशन जो है आपकी, इन दो डेफिनेशनों को आप अच्छे से याद करने का प्रयास करना, है ना, क्योंकि आंसर राइटिंग के टाइम पे ये आपके नंबरों में बहुत ज्यादा मदद करती है। अच्छे नंबर पाना है ना तो प्रत्येक आंसर में आपको परिभाषा देनी ही चाहिए, प्रत्येक आंसर में। और इसीलिए बीच बीच में जो टॉपिक महत्वपूर्ण होता है, जरूरी नहीं कि अर्थ के बाद ही मैं आपको परिभाषा दूं। बीच बीच में कोई कोई टॉपिक ऐसे होते, जैसे कि इससे पहले वाली स्लाइड में हम व्याख्या कर रहे थे, तो व्याख्या में मैंने आपको एक परिभाषा दी थी, है ना, मैनहेम की, कार्ल मैनहेम की। तो इस प्रकार से जो टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं उन टॉपिकों के साथ भी किसी न किसी की परिभाषा को चिपका दीजिए, उससे नंबर बहुत शानदार आते हैं आपके एग्जाम, याद रखिएगा, है ना। परिभाषित करते हुए, और दूसरी बात यह है, अगर किसी विद्वान की परिभाषा हमको याद है किसी टॉपिक से संबंधित, तो आपको पूरा मैटर आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको पता है कि आपको लिखना क्या है। आपको सारी बातें याद आने लग जाएगी, धीरे धीरे आपको उसके इर्द गिर्द घूमकर ही 3-4 पेज भर दोगे, एक परिभाषा के इर्द गिर्द घूमकर ही। इसलिए परिभाषाओं का बहुत महत्व है हमारे अध्ययन में, याद रखिएगा। बीए सेकंड का एक विषय का पेपर नहीं दे पाए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एटीकेटी भाई, एटीकेटी आ जाएगी, सप्लीमेंट्री आ जाएगी, चलेगा ना, बाकी पेपर तो दीजिए। सीजी वॉइस 02, ओके। चलिए, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी व्याख्या और अर्थ वाले ये दोनों कंसेप्ट होते हैं क्लियर। और अब जो हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सेशन का पूरा, हमारा सेशन जिस पर आधारित है या पूरा टॉपिक जिस पर आधारित है ना, उसकी बात हम करेंगे। अभी तक देखिए जितनी भी बातें हम लोगों ने की है ना, व्याख्या और अर्थ, वो सब में इतना विस्तार करने का प्रयास मैंने इसलिए किया है ताकि अब ये भूमिका को आप अच्छे से समझ सके। जो विचारधारा की भूमिका है ना, उस भूमिका को आपको समझना है। और भूमिका को समझना मतलब मत समझिए, मैंने जो बोल दिया आपको कि पूरा सेशन पूरा टॉपिक इस भूमिका पर आधारित है तो ये भूमिका बहुत टफ होगी, बहुत बड़ी होगी, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। भूमिका इसके अर्थ और व्याख्या से भी आसान है। क्यों? क्योंकि जब आप व्याख्या पढ़ रहे थे तब आपको विचारधारा के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जब अर्थ पढ़ रहे थे तब भी आप विचारधारा संबंधित कुछ नहीं जानते थे। लेकिन इतना भाषण सुनने के बाद में अब आपका एक दृष्टिकोण तो बन चुका है विचारधारा को लेकर के, है ना। तो अब जब चूंकि ये दृष्टिकोण आपका बन चुका है विचारधाराओं को लेकर के, तो अब भूमिका को समझना बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, ठीक है ना। चलिए भूमिका को ओपन कर लेते हैं जरा। क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कहें या अंतरराष्ट्रीय जगत में विभिन्न देशों के बीच में जो संबंध बनते हैं, जो होते हैं, उनके बीच में दोस्तों जो विचारधाराएं होती है, उन विचारधारा, वहां पर दो प्रकार की विचारधाराएं होती है। सामान्य, इसको मत पढ़िए अभी, सामान्य रूप से समझिए, व्यवहारिक रूप से। कोई भी देश जो अपने विचार प्रस्तुत करता है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण पर या अंतरराष्ट्रीय पटल पर, जब कोई राष्ट्र अपने विचार प्रस्तुत करता है तो वहां पर उसके विचारों के दो प्रकार होते हैं। दो विचारों के दो प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, विचारों के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं सामान्य विचार और एक होते हैं विशेष विचार।
अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, सामान्य विचार और विशेष विचार, और मैं शुरू से इसीलिए बोल रहा था ताकि आप इन दोनों विचारों से परिचित प्रारंभ में ही हो जाए। व्याख्या में ही मैंने आप लोगों को बोल दिया था सामान्य और विशेष विचार, इसीलिए कारण से बोलते जा रहा था बार बार, है ना, क्योंकि भूमिका में इन दोनों की का ही महत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी राष्ट्र सामान्य विचारों का प्रयोग कब करता है और विशेष विचारों का प्रयोग कब करता है? तो इसका आंसर यह है कि सामान्य विचारों का प्रयोग कोई भी देश अपने सामान्य व्यवहार को दिखाने के लिए करता है। सामान्य व्यवहार को दिखाने के लिए मतलब किसी राष्ट्र की मतलब मान लेते हैं कि किसी देश का के कोई अध्यक्ष जो है किसी अन्य देश के विजिट पर गए हैं, घूमने गए हैं, या कोई छोटी मोटी कोई डील करने के लिए गए हैं, किसी भी संबंध में हो सकती है वो, तो वहां पर वो अपने सामान्य विचारों को का प्रस्तुतिकरण करेंगे। सामान्य व्यवहारों में, याद रखिएगा, सामान्य सी बातों में, सामान्य व्यवहारों में, है ना। जैसे कि हम बिना किसी विशेष लक्ष्य के जब किसी अन्य राष्ट्र के अध्यक्ष को हम यहाँ पर इनवाइट करते हैं, जब वो आते हैं तो अपना सामान्य जो व्यवहार होता है उनको वही बताते हैं, वो अपना व्यवहार, है ना, अपने सामान्य विचार ही यहाँ पर अपने सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जब बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के बीच में संबंधों को लेकर के होती है, तब राष्ट्र अपनी विदेश नीति के अनुसार चलता है। किसके अनुसार चलता है? अपनी विदेश नीति के अनुसार। कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति का उल्लंघन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उस राष्ट्र की जो विदेश नीति बनती है ना, वो विदेश नीति उस राष्ट्र के हितों को लेकर के बनती है। मतलब किसी भी राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेशों से डील करते वक्त या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार करते वक्त अपनी विदेश नीति के दायरे में रहकर ही वो बात करेगा या व्यवहार करेगा। और ये विदेश नीति जिन विचारों से बनती है वो विशेष विचार होते हैं, विशेष विचार होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित की बात करते हैं। आई होप दोनों बातें क्लियर होगी। सामान्य रूप से ना, व्यवहारिक रूप से, सामान्य रूप से डिटेल में पढ़ने वाले अंदर। सेशन बहुत लंबा है आज का, याद रखिएगा, है ना, बहुत लंबा है। हाँ, 2 पार्ट में कर लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं? ओके, स्टार्ट वापस से दोस्तों। अभी तक का मैटर यहां तक का क्लियर होगा दोस्तों? प्लीज कमेंट करके यार यस जरूर लिख दीजिए ताकि मुझे थोड़ा समझ आ जाए कि हाँ आप लोगों को समझ आ रहा है यहां तक का, है ना। तो भूमिका के अंतर्गत भी हमें कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 2 विचारधाराएं पढ़नी है, सामान्य विचारधाराएं और विशेष विचारधाराएं। बस दोनों पर बात करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ दोनों पर। ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे सामान्य विचारधाराओं की, एक एक करके, ठीक है ना। और आज के सेशन को मैं आप लोगों के लिए ही बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन होगा तो परेशान हो जाएंगे आप। तो सामान्य विचारधाराओं को डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ में सेशन आज को इसको एंड कर देंगे, सेशन को कंप्लीट मतलब रोक देंगे यहीं पर सामान्य विचारधाराओं की बात करने के बाद ही। और उसके बाद में सेकेंड पार्ट में हम विशेष विचारधाराओं पर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि नहीं तो सेशन जो है दोस्तों कम से कम 2 घंटे पर जाने वाला आज वाला, ठीक है ना। तो चलिए, सामान्य विचारधाराएं। सामान्य विचारधाराओं की जब दोस्तों हम बात करते हैं तो ये सामान्य विचारधाराएं भी जो है 2 प्रकार की होगी, 2 प्रकार की होगी। कौन कौन सी? एक उदारवादी और एक साम्यवादी। क्यों कहा? क्योंकि इस दुनिया में जो देश है ना, वो वाकई में 2 प्रकार के देशों में बटी हुई है ये पूरी दुनिया। एक प्रकार के देश ऐसे हैं जो उदारवादी सोच रखते हैं, अपनी उदारवादी शासन व्यवस्था के मतलब अपनी शासन व्यवस्था भी उदारवादी दृष्टिकोण से ही चलाते हैं, जिसे आज हम उदार लोकतंत्र के नाम से जानते हैं वर्तमान में। और एक देशों का वो समूह है जो साम्यवादी विचार रखते हैं।
अब यह छोटा सा डिफरेंस क्या होता है, एक व्यवहारिक रूप से बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल में अंदर पढ़ने वाले हैं। उदारवादी विचारधारा में क्या होता है दोस्तों, यहां पर जनता की स्वतंत्रताओं पे ज्यादा फोकस किया जाता है। यहां पर कहा जाता है उदारवादी विचारधारा में कि ऐसा समझिए कि जो देश उदारवादी विचारों के हैं वो अपनी जनता को स्वतंत्रताएं अधिक देते हैं, वहीं जो देश साम्यवादी विचारधारा के हैं, साम्यवादी विचारधारा वाले, वो देश अपनी जनता को स्वतंत्रता की अपेक्षा समानता अधिक देते हैं, है ना। तो उदारवादी स्वतंत्रता देते हैं अधिक और साम्यवादी जो है समानता पर फोकस करते हैं। इतना क्लियर है ना। तो अब इन उदारवादी और साम्यवादी इन दोनों को भी दोस्तों अब विस्तार से हम समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा, सामान्य विचारधाराओं में दो प्रकार की विचारधाराएं पढ़नी है आपको, उदारवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा, ठीक है ना। चलिए, उदारवादी विचारधारा के अंतर्गत संपूर्ण को कुछ डाटा मेरे पीछे आएगा ना, परेशान मत होइएगा, पहले सिर्फ समझते चलिए, मैं साइट में जाऊंगा, है ना। और वैसे आप लोग मुझे साइट में करते हैं कि सर नोट्स बना रहे हैं, और ये जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है ना, इसमें अगर आपने पढ़ते हुए नोट्स बनाए ना तो दोस्तों मेरी जो गारंटी है ना समझाने वाली, वो खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी मेरी गारंटी, है ना। अगर गारंटी को आपको अगर एक्सपायर नहीं करना है, नहीं करना चाहते हो ना, तो पहले समझिए, सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन से इसकी नोट्स डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ, यही पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से डाउनलोड कीजिए, फिर शांति से बना करके अपनी नोट्स बनाइए, शांति से ओपन कीजिए, पीडीएफ को सामने रखिए अपनी स्टडी टेबल पर, फिर नोट्स बनाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो अभी नोट्स मत बनाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले समझ लीजिए। चलिए, उदारवादी की बात करें दोस्तों, उदारवादी विचारधारा की, इसको भी सामान्य रूप से समझते हुए चले, कंप्लीट हो जाएगा। उदारवादी विचारधारा की अगर बात करें दोस्तों, तो इस प्रकार की जो ये धारणा थी, ये 17वीं सदी में अपने वास्तविक रूप में आ चुकी थी, 17वीं सदी में, है ना। और ये 17वीं सदी में ये विचारधारा आई तो कहां से आई दोस्तों, तो ये पश्चिमी देशों में पहले आई थी, पश्चिमी जो देश है उनमें पहले आई थी। तो पश्चिमी देशों की जो व्यवस्था है, कौन कौन सी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, तो ये व्यवस्थाएं किस आधार पर बनती थी, उदारवादी व्यवस्था के आधार पर या उदारवादी विचारों के आधार पर, है ना। भाई समाज में कोई राष्ट्र सामाजिक व्यवस्था ठीक करना चाहता है, या सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, या आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, या राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, तो इन व्यवस्थाओं को समाज में स्थापित करने से करते वक्त, मान लीजिए करते वक्त, इनके जो आधार होते हैं वो उदारवादी विचार होते हैं, है ना। इन सभी व्यवस्थाओं को स्थापित करते वक्त देश को या किसी राष्ट्र को यह ध्यान में रखना पड़ता है कि इन सभी व्यवस्थाओं में जनता को पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्रदान की जाए, ठीक है ना। अब 17वीं सदी में जो विचारधारा उदारवादी विचारधारा के नाम से प्रचलित थी, वो आगे चल के 20वीं सदी तक आते आते उदार लोकतंत्र के नाम से जानी जाने लगी, है ना, उदार लोकतंत्र के नाम से, और इसे लोकतांत्रिक पूंजीवाद के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ में आधुनिक उदारवाद के नाम से भी इसको जाना जाता है आज के समय में। क्लियर है। तो अब इसी कहानी को और आगे बढ़ाइए। उदारवाद की विचारधारा व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देती है, जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि जो उदारवादी विचारधारा है ये अपनी जनता को स्वतंत्रता की गारंटी देता है, स्वतंत्रता की बात करता है ना, व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता। क्लियर है ना। तो दोस्तों ये विचारधारा व्यक्ति को, मतलब अपनी जनता को स्वतंत्रता और अधिकार देते हुए इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले राष्ट्र इस विचारधारा से या अपनी इस विचारधारा से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो देश अधिनायकवादी होते हैं, फांसीवादी होते हैं, नाजीवाद होते हैं, साम्यवादी देश होते हैं, उनका विरोध या उनके विचारों, उनके कार्यों और उनकी नीतियों की आलोचना करने के लिए ये इस प्रकार की विचारधारा का प्रयोग करते हैं। और आसान शब्दों में समझिए कि जो उदारवादी विचारधारा वाले राष्ट्र होते हैं ये अन्य राष्ट्रों की, अन्य राष्ट्र कौन कौन से दोस्तों, इसमें अधिनायकवादी राष्ट्र आ जाएंगे, नाजीवादी राष्ट्र आ जाएंगे, साम्यवादी राष्ट्र आ जाएंगे। मतलब ये कि जो उदारवादी विचारधारा नहीं रखते हैं, साम्यवादी विचारधारा रखते हैं, उन राष्ट्रों के कार्यों की आलोचना करने का कार्य भी जो है इसी आलोचना करने के लिए इस उदारवादी विचारधारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि पूरी तरह से विनाशकारी विचारधाराएं ये लोग जो है, मतलब ये उदारवादी विचारधारा रखने वाले राष्ट्र
जो जिस कार्यों का विरोध करते हैं या जिन विचारों का विरोध करते हैं वो उन विचारों को, मतलब अधिनायकवादी विचारों को ये पूरी तरह से विनाशकारी विचार मानते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करते हैं। तो कुल मिलाकर सिंपल सी बात है यार, देखिए जो लोकतांत्रिक देश है, जो अपनी जनता की स्वतंत्रताओं में विश्वास करते हैं, ऐसे देश उन देशों के विचारों का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं जो अपनी जनता को स्वतंत्रता नहीं देते हैं, सीधी सी बात है। और वो देश चूंकि वो साम्यवादी देश है और वो जनता को समानता पे ज्यादा विश्वास करते हैं, तो वो इनका विरोध करेंगे। सिंपल है ना। साम्यवादी विचारधारा रखने वाले देश उदारवादी विचारधारा रखने वाले देशों का विरोध करेंगे और क्या कहेंगे कि साहब उदारवादी विचारधारा वाले देश जो है अपनी जनता को समानता नहीं देते हैं, राज्य उनका शोषण करता है ना। आर्थिक कारक जो होते हैं वो आर्थिक कारक जो है आर्थिक कारकों के द्वारा गरीब जनता का शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से आलोचना करेंगे। तो ये आलोचना किस प्रकार से कर रहे हैं कि ये उदारवादी विचारधारा वाले देश बोलेंगे अपने विचारों के माध्यम से कि जो साम्यवादी विचारधारा अपनाते हैं ऐसे देश जो है विनाशकारी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जनता की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, जनता की स्वतंत्रताओं की ध्यान नहीं रखते। ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए जो उदारवादी राष्ट्र होते हैं, उदारवादी विचारधारा रखने वाले राष्ट्र होते हैं, ये व्यक्ति पर राज्य के अधिक नियंत्रण को भी स्वीकार नहीं करते हैं। ये इनका मानना है कि व्यक्ति पर राज्य का अधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। अगर राज्य का अधिक नियंत्रण होगा व्यक्ति पर तो व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त तो हो जाएगी। सिंपल है। ठीक है ना। इसीलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने जो है यूएसएसआर मतलब कि जो सोवियत संघ रूस था उसकी नीतियों की आलोचना करने के लिए इसी प्रकार की विचारधारा का इस्तेमाल किया था। कब? शीत युद्ध के दौरान। शीत युद्ध के दौरान इस प्रकार की विचारधारा का इस्तेमाल करके, या कहे कि सोवियत संघ रूस की जो विचारधारा, क्योंकि सोवियत संघ रूस कौन सी विचारधारा वाला है? साम्यवादी विचारधारा वाला। और अमेरिका कौन सी विचारधारा वाला दोस्तों? उदारवादी विचारधारा वाला। सिंपल है ना। तो उदारवादी विचारधारा वाला देश कौन है? एक सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस जो कि साम्यवादी विचारधारा वाला है। इसीलिए दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। क्लियर है? उदारवादी विचारधारा वाला कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। चलिए एक काम करते हैं, एक बार समझ तो लिया आपने ना, एक बार स्लाइड को पढ़िए, एक बार स्लाइड को पढ़िए। मैं साइड में हो रहा हूं, जल्दी से पढ़िए, उसके बाद आगे। क्योंकि देखिए समझ लिया ना, हैंड टू हैंड पढ़ के अपने कंसेप्टों को क्लियर कीजिए जल्दी से, फटाफट। हो गया दोस्तों? हो गया? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है ना। आप डायरेक्टली जो है उसे फॉलो करके और कमेंट करके बता सकते हैं कोई डाउट हो तो। नहीं डाउट हो तो पता ही आपको यस लिखना है। चलिए, साम्यवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा समझ लिया आप लोगों ने। और अभी कौन सी विचारधारा पर बात कर रहे हैं हम? सामान्य विचारधाराओं पर। विशेष विचारधारा पर नहीं आए अभी, याद रखिएगा। सामान्य विचारधारा मतलब सिंपल है यार। देखिए किसको बोल रहे हैं हम? सामान्य विचारधारा जिसमें सामान्य व्यवहार करता है कोई देश किसी अन्य देश के साथ में। सामान्य विचार जिससे कि किसी अन्य देश की नीतियों की आलोचना करना, कोई देश अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है या कुछ और कार्य कर रहा है जो उसको पसंद नहीं है तो उसकी आलोचना करना, किसी की तारीफ करना, किसी के साथ सामान्य से व्यवहार बनाना। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए जिस प्रकार के विचारधारा का इस्तेमाल किया जाता है वो सामान्य विचारधारा है ना। वो सामान्य विचारधारा में दो प्रकार आते हैं। एक उदारवादी विचारधारा होती है जैसे कि अमेरिका या अन्य पश्चिमी देश जो उदारवादी जो लोकतंत्र है वो इस प्रकार की विचारधारा का प्रयोग करते हैं। और जो साम्यवादी विचारधारा है उसमें सोवियत संघ, रूस, चीन इस प्रकार के जो देश है जो साम्यवादी शासन व्यवस्था संचालित करते हैं वो साम्यवादी विचारों में विश्वास रखते हैं।
ठीक है ना। तो अब अगर आपने उदारवादी विचारधारा को अच्छे से समझा है तो साम्यवादी विचारधारा में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। पहले पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो उदारवादी विचारधारा के ठीक विपरीत है, ठीक विपरीत है, एकदम उल्टी है। क्यों उल्टी है? क्योंकि उदारवादी विचारधारा जनता को स्वतंत्रता देने में विश्वास करता है, जबकि साम्यवादी विचारधारा जनता को समानता देने में विश्वास करता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मार्क्सवाद लेनिनवाद के दर्शन पर आधारित यह समानता को स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। तो साम्यवादी विचारधारा किस दर्शन पर आधारित है? मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित है या लेनिनवादी दर्शन पर आधारित है ना। और मार्क्स और लेनिनवादी विचारधारा दर्शन पर आधारित यह विचारधारा स्वतंत्रता से अधिक महत्व समानता को देती है। क्लियर है। और ये दोस्तों सामाजिक संबंधों के आर्थिक कारकों को प्रधानता देती है, समाज में अर्थ को बहुत प्रधानता देती है। क्यों देती है? क्योंकि ये साम्यवादी जो विचारधारा है ना, पूरी तरह से आर्थिक अर्थ के पीछे पड़ी हुई है और क्लियरली आधे से ज्यादा इसका अध्ययन तो दोस्तों अर्थव्यवस्था पर ही टिका हुआ है। इसका मानना है कि अर्थव्यवस्था का वितरण, समान वितरण होना चाहिए सभी लोगों में, समान वितरण। अर्थव्यवस्था पर या तो राज्य का अधिकार होना चाहिए या फिर संपूर्ण जनता का, किसी एक व्यक्ति या किसी एक वर्ग का नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, मतलब साम्यवादी विचारधारा वाले देश आर्थिक कारकों को अधिक प्रधानता देते हैं और इनके अनुसार, इनके विचारों के अनुसार आर्थिक कारक ही समाज के सभी व्यवहारों को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। समाज के सभी व्यवहार मतलब सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के व्यवहारों का निर्धारण जो करते हैं वो आर्थिक कारक करते हैं। और किसका मानना है? ये साम्यवादी विचारधारा का मानना है कि साम्यवादी विचारधारा स्वतंत्रता की अपेक्षा समानता को अधिक बढ़ावा देती है, वहीं पे ही आर्थिक कारकों को प्रधानता देते हुए इसका मानना है कि समाज के प्रत्येक व्यवहार का निर्धारण आर्थिक कारक ही करते हैं। क्लियर यहां तक का? ठीक है ना। तो ये राज्य को अमीर या पूंजीवादी राज्यों और गरीब या गैर पूंजीवादी राज्यों के रूप में वर्गीकृत करता है। साम्यवादी जो विचारधारा है दोस्तों, ये विचारधारा राष्ट्रों का वर्गीकरण करता है। किस रूप में? पूंजीवादी राज्यों के रूप में और गैर पूंजीवादी राज्यों के रूप में, अमीर राज्यों के रूप में और गरीब राज्यों के रूप में। ठीक है ना। क्योंकि इसने अमीर और गरीबी की बहुत बेहतरीन तरीके से व्याख्या की है, बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। और इस व्यवस्था पर चल करके कई सारे राष्ट्र दोस्तों आज शक्तिशाली बन चुके हैं, जो निर्धन थे, बहुत ज्यादा निर्धन थे। चीन को देख लीजिए, कहीं दूर मत जाइए। चीन ने क्या किया? शुरू से ही साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया उसने, है ना। और आज देखिए वो अमेरिका से टक्कर लेने को तैयार है यार, है ना। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा है। ठीक है ना। तो किसी भी शासन व्यवस्था को हम हीन नहीं बोल सकते दोस्तों, कमजोर नहीं बोल सकते। क्लियर है। तो ये श्रमिक वर्ग के साथ अपनी पहचान रखता है कुल मिलाकर के ये, कि ये जो विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा, ये विचारधारा श्रमिक वर्ग को श्रमिक या मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा महत्व देती है ना। ये राज्य को अमीरों के हाथ में शोषण का एक उपकरण मानती है। ये इसका मानना है कि जो राज्य है, राज्य पर अमीरों का अधिकार होता है और जो राज्य में चूंकि राज्य पर अमीरों का अधिकार होने के कारण वो अमीर गरीबों का शोषण करते हैं और ये गरीबों का शोषण करते हैं ना, इसलिए यह एक वर्गहीन और राज्य विहीन समाज के लिए यह समाज में विश्वास करता है। किसमें? वर्गहीन या राज्य विहीन समाज में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो, संपूर्ण समाज ऐसी हो जिसमें कोई वर्ग ना हो, एक अमीर वर्ग, एक गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, इस प्रकार के कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। संपूर्ण समाज एक जैसी होना चाहिए, साथ में कोई राज्य नहीं होना चाहिए, जनता का ही शासन होना चाहिए, जनता का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा रखने वाला विचारधारा जो है ये साम्यवादी विचारधारा कहलाती है। क्लियर है यहां तक का? है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के अध्ययन में दोस्तों ये मनुष्य के हितों में सबसे बड़े शत्रु के रूप में जो खुला व्यापार होता है और खुली स्पर्धा। अरे ऐसे समझिए यार, ये जो साम्यवादी विचारधारा होती है ना, ये मुक्त व्यापार को और खुली प्रतिस्पर्धा को जनता का सबसे बड़ा शत्रु मानती है। ये विचारधारा मुक्त व्यापार और खुली प्रतिस्पर्धा को जनता का सबसे बड़ा शत्रु समझती है।
इन्हें सामाजिक संबंधों में असमानता और शोषण के उपकरण मानती। इनका मानना यह है कि जो मुक्त व्यापार है और जो खुली प्रतिस्पर्धा है, इससे जनता में असमानता आती है और गरीबों का शोषण होता है अमीरों के द्वारा। इसलिए मुक्त व्यापार की कोई व्यवस्था इस विचारधारा में नहीं है, खुली प्रतिस्पर्धा की भी कोई विचारधारा इसमें नहीं है। मतलब कि भले ही अगर आप बहुत ज्यादा योग्य हैं, तब भी आपके बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के कोई आसार नहीं है। जो आपको अन्य जनता से अलग बनाए, ऐसी आपके लिए कोई व्यवस्था इस विचारधारा में नहीं है, याद रखिएगा, है ना। चलिए, तो संबंधों के क्षेत्र में इसका उपयोग पूंजीवादी राज्यों की नीति और कार्यों की आलोचना करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, जो साम्यवादी विचारधारा रखने वाले जो राष्ट्र है, इस प्रकार की विचारधारा का उपयोग कहां करेंगे? तो जो पूंजीवादी राष्ट्र है, जो उदारवादी विचारधारा का प्रयोग करते हैं या उदारवादी विचारधारा को अपनाते हैं, ऐसे राष्ट्रों के कार्यों की और नीतियों की आलोचना करने के लिए इस विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। आई होप दोनों विचारधाराएं अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। दोनों विचारधाराएं मेरे ख्याल से क्लियर हो चुकी होगी। सामान्य विचारधाराओं पर हमारा डिस्कशन अब कंप्लीट हो चुका है। सामान्य विचारधाराओं में उदारवादी विचारधारा और अन्य कौन सी दोस्तों? उदारवाद के अलावा जो है साम्यवादी विचारधारा, दोनों कंसेप्ट पूरे क्लियर हो चुके होंगे। अगर ये सामान्य विचारधारा क्लियर है दोस्तों, तो अब आप जो है तैयार हो जाइए विशेष विचारधाराओं की भूमिका के लिए। अब इसमें हम बात करेंगे विशेष विचारधारा। अब थोड़ा सा लेवल उठ जाएगा, जो अध्ययन का हमारा लेवल है अब थोड़ा सा और ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि अब हम विशेष विचारधाराओं पर चर्चा करेंगे, है ना। और इन विशेष विचारधाराओं का इस्तेमाल कहां पर? विदेश नीति में होता है। सब राष्ट्रों की विदेश नीति के अंदर ही विशेष विचारधाराओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दोस्तों सेशन कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, इस कारण से इस नेक्स्ट पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। विशेष विचारधाराओं को नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले। क्लियर है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ही दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, क्योंकि सेशन जो है एक विचारधारा पर ही दोस्तों अभी ये 50 मतलब 1 घंटे के समथिंग सेशन होने वाला है ना। तो मैंने जैसा आपको प्रारंभ में बताया था कि अगर सेशन को फुल लेंथ पूरा कवर करने जाएंगे ना, तो 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। और चूंकि अभी तो कम से कम 1.5 घंटे का सेशन और बचा हुआ है, इसलिए 2 की जगह 3 पार्ट में भी अगर करना हुआ ना, तो प्लीज बने रहिएगा पार्ट वाइज भी, है ना। परेशान ना हो, आप लोग भी परेशान ना हो। और थोड़ा सा यार बोल बोल कर मेरा भी थोड़ा सा, है ना, हालत खराब हो जाती है इसलिए थोड़ा ब्रेक मुझे भी चाहिए। थोड़ा बहुत ब्रेक लेकर के वापस में कंटिन्यू जाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन से सेकंड और 3 पार्ट बने तो सभी की लिंक में यही डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही, डोंट वरी। प्लेलिस्ट में तो आपको मिल ही जाएगी, साथ ही साथ में मैं आई बटन में भी इसकी जो है लिंक को इसको अटैच करवा दूंगा, जहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों मैं एक ही साथ में पूरा कंप्लीट, इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, है ना। एक साथ ही अपलोड करवा दूंगा, जहां से आप अपनी नोट्स को अच्छे से बना सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।